मैं क्लास का सबसे ज़हीन तो नहीं था, लेकिन उन्हीं बच्चों में शुमार होता था जो पोजीशन होल्डर्स हुआ करते थे। मुझे किताबें पढ़ने का शौक था, इस वजह से जुमलेबाजी भी अच्छी कर लिया करता था। यह किस्सा है 90 की दहाई का। इस जमाने में वीसीआर हुआ करता था और बड़ी कैसेटें हुआ करती थीं। जब हमारी क्लास का ही एक लड़का कहीं से मैगजीन लेकर आया, नहुम क्लास में ही मुझे पहली बार असल चीज़ का दर्शन हुआ था। चलते हैं असल कहानी की तरफ। क्लास में पहला दिन था। वो क्लास में दाखिल हुई, मगर हमारी टोली कहीं और ही मगन थी। मेरी नज़र क्लास के इकलौते ब्लैक बोर्ड की जानिब थी, इसलिए मुझे नहीं पता चला कि वो कब क्लास में दाखिल हो गईं। मैंने देखा एक हुसैन माँ जबीन दिलरुबा दिल नशीं टीचर्स गाउन पहने सामने खड़ी थी। कोई इतना हुसैन कैसे हो सकता है, मैंने सोचा। लेकिन लोग होते हैं। चलो होते हैं, लेकिन फिर वो टीचर क्यों बन जाते हैं? वो बहुत हुसैन थी। मोमी रंगत और चेहरा ऐसा कि देखकर ही एहसास हो जाए कि गुदाज है। उनके चेहरे पर सबसे खूबसूरत उनकी नाक थी, जिसमें एक कील पड़ी थी। हाथ दराज और उंगलियां मखरूती। मैंने चंद सेकंड ही उन्हें देखा होगा बस। फिर उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा। मैंने देखा उन्होंने उर्दू में कुछ लिखा था। लिखाई खूबसूरत नहीं थी। वो हमें उर्दू पढ़ाने आई थीं। उन्होंने हमें पढ़ाया, लेकिन मेरा ध्यान बस उनके सरापे पर ही था, जो हरे रंग के एक बोझल से गाउन में कैद था। हाँ, उनके पीर आज़ाद थे। जब वो घूम कर लिखती तो उनकी सफ़ेद शफाफ एलियां मेरी नज़रों का महवर होती। पीरियड कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। वो चली गईं और मुझे यूं लगा जैसे मेरा दिल भी उनके साथ ही चला गया। क्लास ख़त्म होते ही हमारा ग्रुप स्कूल से बाहर निकला। मैं पेट की आग बुझाने के लिए कचूरी वाले ठेले को तलाश करने लगा। मुझे ठेलों के बीच में कचूरी वाला नजर आया। मैं कचूरी वाले के पास गया और इसे 2 रुपए की कचूरी लगाने को कहा। अभी कचूरी वाला कचूरी लगा ही रहा था कि मेरी हम जमात अनीला मेरे पास आई और कहा, सिकंदर, ये जो नई टीचर आई हैं, ये तुमको बहुत अजीब नज़रों से देख रही थी। मैंने हंसते हुए अनीला से कहा, ये अजीब नज़रें क्या होती हैं? अनीला ने उधर उधर देखकर मेरे बाजू से जोर से चुटकी नोची और कहा, ज्यादा काका मत बनो। फिर इसने अपने बस्ते से एक किताब निकाली जिस पर खाकी जल्द चढ़ी हुई थी। इसने मुझे वो किताब दी और कहा, सिकंदर, ये किताब अकेले में देखना, मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगी। ये कहकर इसने वो किताब मेरे बस्ते में ठूंस दी और चली गई। अनीला मेरी 5वीं जमात से बहुत अच्छी दोस्त थी। हम 7वें तक लंच भी साथ किया करते थे और बैठते भी साथ ही थे। फिर 8वीं जमात में आकर क्लास तो एक ही रही, लेकिन साथ बैठना बंद हो गया। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। इसके वालिद किसी बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर थे। अनीला की उठान अच्छी थी। रंगत सफ़ेद, कद निकलता हुआ, पुतली कमर और सीने के उभार मुतनासिब और उम्र के हिसाब से। अनीला की सबसे खूबसूरत चीज़ इसके होंठ थे, एकदम गुलाबी, और नीचे वाला होंठ कदरे मोटा। अनीला की रानें भी गुदाज, कदरे मोटी और लंबी थीं। कद में करीब करीब मेरे ही बराबर थी, लेकिन इस कद में भी इसका सरापा हुसैन था। खैर, मैंने अपनी कचूरी खाई और घर की जानिब रवाना हो गया। मुझे किताब देखने की जल्दी थी। जल्दी से घर पहुंचा और सीधे अपने कमरे में घुस गया। कपड़े तब्दील करने और ताज़ा दम होने के बाद सबसे पहले किताब उठाई और इसे खोल कर देखा। उन्वान था, बदन की आग। पहला वरक खोला और इसे पढ़ते ही मेरे 14 तबक रोशन हो गए। दिल धक धक करने लगा और नीचे हलचल सी मच गई। मैंने घबराकर किताब को बंद किया और वापस बैग में रख दिया। अभी मैं सांस भी ठीक नहीं कर पाया था कि छोटा भाई कमरे में दाखिल हुआ और कहा, अनीला आपी का फोन आया है, बिला रही हैं आपको। मैं भागकर फोन के पास पहुंचा और रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो अनीला ने कहा, किताब देखी? मैं झूठ नहीं बोल सका और कहा, हाँ वो ही देख रहा था। अनीला ने कहा, इसे पढ़ना, फिर कल बात करेंगे, और ये कहकर फोन रख दिया। मैं फोन रखकर वापस कमरे में जाने लगा तो अम्मी ने खाने की आवाज़ लगा दी। खैर, खाना खाकर वापस अपने कमरे में घुस गया और इस बार एहतियातना दरवाजे में कुंडी लगा दी और फौरन किताब निकाल कर पढ़ने लगा। किताब क्या थी? पूरी मूवी की कहानी थी। जितनी पढ़ सकता था पढ़ी। हालत अजीब हो गई। इस तरह तो जब पहली फिल्म देखी थी तब भी नहीं हुआ था, और एक सरवर के आलम में झटके खा रहा था। काफी देर बाद मेरी हालत नॉर्मल हुई। दूसरे दिन स्कूल में मौका मिलते ही अनीला को जा पकड़ा और उससे कहा, यार ये क्या चीज़ थी? अनीला ने कहा, इतने मासूम न बनू, सब मालूम है तुम्हें। फिर कहने लगी,
कई दिन पहले जब वो अपने घर जा रही थी तो रद्दी पेपर वाले के पास बहुत सारी कहानियों की किताबें थीं। मैंने तोल के हिसाब से वो खरीदी थीं, इसमें से ये निकली थी। तुमने पढ़ ली? मैंने अनिला से पूछा। अनिला ने कुछ जवाब नहीं दिया और कहा, तुम किसी तरह आज मेरे घर आ जाओ, भाई घर पर नहीं होंगे। मैंने कहा, ठीक है। मैं कई बार अनिला के घर जा चुका था, इसलिए इसमें परेशानी की कोई बात नहीं थी। मैं स्कूल से घर आया और फिर करीब 4 बजे अम्मी को बताया कि अनिला के घर जा रहा हूँ, इसे फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स समझाने हैं। ये कहकर मैंने अपनी साइकिल निकाली और सीधा अनिला के घर पहुंच गया। अनिला की अम्मी ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर ले गईं और अनिला को आवाज़ लगाई। अनिला आई और कहा, अम्मी मुझे सिकंदर से पढ़ना है। ये कहकर वो मुझे सीधे अपने कमरे में ले गई और कहा, अब बताओ ओ मैं इसे क्या बताता। जब से वो किताब पढ़ी थी मेरी तो हालत ही अजीब थी। मैंने फिर भी इससे पूछा, क्या बताऊं? अनिला ने सर पर हाथ मार कर कहा, अरे बुद्धू किताब का बताओ ओ। मैंने कहा, यार जब से पढ़ी है अजीब हाल है, समझ नहीं आ रहा। अनिला ने कहा, हाँ ऐसा ही होता है। मैंने भी जब इसे पढ़ा था तो मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। अब मैंने जरा होशियारी से पूछा, क्या हुआ था? अनिला ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पूरे बदन में अजीब से करंट दौड़ गया था। अब हम दोनों खामोश बैठे थे। इतने में आहट हुई तो अनिला की अम्मी अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में चाय की ट्रे और निम्को था। उन्होंने हमें खामोश बैठे देखकर कहा, ये तुम दोनों पढ़ क्यों नहीं रहे? अनिला ने कहा, अम्मी मैं सिकंदर को बता रही थी कि मुझे क्या क्या चीजें समझ नहीं आए। ये अभी बताएगा मुझे। अनिला की अम्मी ने कहा, तुम लोग पहले कुछ खा पी लो फिर पढ़ लेना। फिर अनिला से कहा, मैं कुछ देर सस्ता लो, अगर मेरी आंख लग जाए तो मुझे उठाना मत। ये कहकर वो चली गई। हमने चाय पी और निम्को खाई। इसके बाद अनिला ने कहा, मैं अभी आई। ये कहकर वो चली गई। फिर एक चरचराहट की आवाज आई और कोई दरवाज़ा बंद हुआ। अनिला वापस आई और मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अम्मी सो गई थीं, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब जब भी ये दरवाज़ा खिलेगा इसकी आवाज़ से हमें पता चल जाएगा कि अम्मी आ रही हैं। मैंने मासूमियत से पूछा, तो हमें मालूम करके क्या करना? अनिला ने मेरी कमर पर एक हाथ मारते हुए कहा, ज्यादा मासूम मत बना करो मेरे सामने। फिर वो मेरे साथ जड़कर बैठ गई और हल्की सी आवाज में कहा, सिकंदर। मैंने कहा, जी। इसने खामोशी से अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया जो लरज रहा था। हम दोनों ही लड़कपन की उम्र में थे, उम्र कोई 16-17 के आसपास रही होगी। हम दोनों खामोश थे। फिर अनिला ने ही इस खामोशी को तोड़ा और कहा, सिकंदर क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैंने कहा, हाँ। इसने कहा, क्या पसंद है मुझ में? मैंने कहा, तुम्हारे होंठ। अनिला ने मेरी आंखों में देखा और कहा, अरे सिकंदर तुम्हारी आंखें तो सुर्ख हो रही है। ये कहकर वो मेरे चेहरे के बहुत नजदीक आ गई, इतनी नजदीक कि इसकी नाक मेरी नाक को छू रही थी और वो मेरी आंखों को देख रही थी बहुत खामोशी से। मैंने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा और इसे अपने से करीब करने की कोशिश की। इसने भी कोई मुज़ाहमत किए बगैर मेरा साथ दिया। हम दोनों कई सेकंड्स तक इसी तरह रहे। फिर अनिला ने हल्की आवाज में कहा, कुछ करो। मैंने कहा, मुझे नहीं आता। अनिला ने मेरी तरफ देखा और कहा, पूरी किताब पढ़ी फिर भी कहते हो? असल में मुझे बहुत डर लग रहा था, वरना एक फिल्म तो देख चुका था, अंदाजा था कि कैसे और क्या किया करना होता है। मैंने इसे कहा, तुम करो। हम दोनों के चेहरे तुमता रहे थे। लज्जत, मजा, नशा, क्या बताऊं किस कैफियत में था। बस ऐसा लग रहा था कि इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ मैं और अनिला हैं और कोई नहीं। अनिला ने कहा, सिकंदर। मैंने कहा, जी। अनिला ने कहा, तुम किसी को कुछ बताओगे तो नहीं? मैंने कहा, मैं क्या पागल हूं जो किसी को कुछ बताऊंगा? अनिला ने कहा, खाओ किस्म। मैंने कहा, किस्म से बस नहीं बताऊंगा किसी को। और फिर अनिला मेरे कान के पास आकर बोली, आज हमने कुछ किया है। मैंने कहा, ये किया था? अनिला ने मेरी आंखों में आंखें डालकर हतमी अंदाज में कहा, हाँ। अनिला ने अपनी हुसैन आंखें पिटपिटती हुए कहा, वो सब मुझे नहीं मालूम। बस जब मैंने कहा आज हमने कर लिया तो कर लिया। आज से हम बस एक दूसरे के हैं और बाकी सारे काम बाद में। मैंने कहा, पर वो बात कब आएगी? अनिला ने एक परसरर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आ जाएगी हाल करीब। मैं इसे पढ़ाने जाया करता था। कोई 20-21 बरस की नौजवान खुलती कुल्ली थी जिस पर अभी शबाब पूरी तरह टूट कर नहीं बरसा था। पुतली मगर लंबी कमर, घने दराज सिया गैसू सफेद रंगत, दुबला सरापा। अजीब इत्तेफाक था कि इसके चेहरे पर भी सबसे ज्यादा खूबसूरत इसकी नाक थी। इकलौती लड़की और मां, मिडिल क्लास फैमिली।
माँ किसी स्कूल में प्रिंसिपल थीं और ये प्राइवेट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही थी। मुझे इसे पढ़ाते हुए 2 महीने हो चुके थे। हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी। छेड़ छाड़ भी चलती थी। मैं अक्सर उसकी नाक पकड़ लिया करता था। नाजुक सी नाक जैसे ही मेरे हाथ में आती और मैं इसे नरमी से अपनी उंगली और अंगूठे की मदद से सहलाता तो मानो हम दोनों के बदन में एक अजीब से करंट दौड़ जाया करता था। कभी कभी जब इसका दोपट्टा सरकता तो इसके गुदाज सीने को देखने का भरपूर मौका मिल जाता। वो मेरी नज़रों को पहचान चुकी थी। वो मुंतज़िर थी और हिचकिचाहट का शिकार थी। मैं लेकिन हवसज़दा नहीं था। जो भी करो बाहमी रजामंदी से और किसी वादे की डोर में बंधे बगैर, ये एक छोटा सा उसूल था जो मैंने बना रखा था। मैं जो अब जवान हो चुका था, मोहब्बत ताल्लुकात रिश्ते उनसे कहीं कहीं बरत चुका था। जिंदगी से कोई शको नहीं था। ऐसे ही एक दिन जब मैं इसे पढ़ा रहा था, कमरे में एक खामोशी थी, जैसे घर में कोई मौजूद ना हो। मैंने इससे पूछा कि क्या अम्मी नहीं है। इसने जवाब दिया, नहीं। दूसरे दिन जब मैं पढ़ाने गया तो एक अजीब तरंग मुझ पर तारी थी। इसी तरंग में जब मैंने घंटी बजाई तो काफी देर तक दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने दोबारा घंटी बजाई लेकिन जवाब न आया। मैं अभी पलटने को ही था कि अचानक दरवाजे का एक पिट हल्का सा खुला और आवाज़ आई, कौन? मैंने जवाब दिया, जी मैं सिकंदर। ये हानि की वालिदा की आवाज़ थी। सिकंदर अंदर आ जाओ, उन्होंने कहा। मैं अंदर दाखिल हो गया और वो मुझे घर में बने एक खूबसूरत से दीवान खाने ले गईं। मैं वहां एक बांस से बने खूबसूरत से मोड़हे पर बैठ गया। वो मेरे सामने बैठ गईं। उन्होंने कहा, सिकंदर, हानि तो आज नहीं है। इसकी छूटी खाला आई थी सुबह, वो इसे ले गई हैं। हानि की वालिदा सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थीं। अच्छा ग्रेड था। उम्र का तो मालूम नहीं, लेकिन बदन से एकदम जवान थीं, बल्कि कहना चाहिए कि भरपूर थीं। उन्होंने इस वक्त एक सफ़ेद रंग का अपर पहना हुआ था और उसके नीचे ढीला ढाला सा पाजामा। हानि की वालिदा का नाम तो जाने किया था, लेकिन सब उन्हें मैम अनीस कहते थे। शायद ये अनीस उनके मरहूम शौहर का नाम हो। सुना था शादी के 2 बरस बाद ही वो चल बसे थे, जब हानि चंद माह की थी। मैम अनीस ने मुझे मेरी फीस की अदायगी की और चाय का पूछा, जिस पर मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, क्यों नहीं, वो चाय बनाने के लिए उठ। थोड़ी देर बाद मैम अनीस चाय ले आए। मैंने चाय उनके हाथ से ली और हल्के हल्के घूंट भरने लगा। वो मुझसे अमूमी बातें करने लगे और मैं उनका जवाब देने लगा। मेरी नज़र बार बार उनके सीने पर जाती, जिनका बस नहीं चल रहा था कि कैद से बाहर आ जाए। उन्होंने मेरी नज़रों को महसूस कर लिया, लेकिन वो इसी तरह बातें करती रही। मैं चाय खत्म कर चुका था। अपना चाय का कप खत्म करने के बाद मैं मोड़हे से उठा और चाय का कप सामने रखी मेज़ पर रखने के लिए कदम बढ़ाए। जाने किस चीज़ में मेरा पैर अटका और मुड़ा कि मैं एकदम सामने की जानिब गिरने लगा। मुझे डर था कि कहीं चाय का कप गिर कर न टूट जाए। इसे बचाते बचाते मैं खुद गिर गया और इसी चक्कर में मेरा सीधा पैर बुरी तरह मुड़ गया और मैं सीधा फर्श पर इस तरह गिरा कि मेरा सर मैम अनीस के कदमों पर टूट गया। अब सूरत-ए-हाल ये थी कि मैं उल्टा लेटा हुआ था, मेरा सर मैम अनीस के कदमों पर था और वो मुझे उठाने के लिए झुकी। दरअसल मैंने भी अपना सर उठा तो वो सीधा उनकी छातियों में जाकर घुस गया, जिस पर उनकी एक जोरदार आह निकली। ये आह मगर तकलीफ में थी। मैं जैसे तैसे करके उठा, लेकिन मुझसे अब पैर नहीं रखा जा रहा था। पैर में दर्द था। उन्होंने मुझे सहारा देकर उठाया। दर्द के बाइस मुझे फ़िलहाल कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, वरना ये कैसे मुमकिन है कि एक जवान भरपूर औरत बगल में हाथ देकर सहारा दे और आप उसके बदन को महसूस न करें। वो जैसे तैसे मुझे सहारा देकर अपनी ख्वाबगाह तक ले आए और उन्होंने मुझे अपनी वसीसी मसहरी पर लिटा दिया। मैं आज जीन्स और टी शर्ट पहनकर गया था। उन्होंने मेरा पैर देखा और मुस्करा कर कहा, आखिरी बार पैर कब धोए थे? मैं शर्मिंदा सा हो गया। वो कहने लगे, इतने साफ सुथरे जवान हो लेकिन पैरों की जानिब से गाफिल। ये कहकर उन्होंने मेरे पैर और एड़ी का जायजा लिया और कहा, हल्की सी मोच लगती है। अगर तुम महसूस न करो तो मैं इस पर कुछ लगाकर गर्म पट्टी बांध देती हूँ। मेरा पैर उनके हाथ में था। मुझे दर्द था, लेकिन साथ में उनके गर्म हाथ का लम्स भी अच्छा लग रहा था। मैंने हल्की सी आवाज में कहा, निकी और पूछ पूछ लगा दें। उन्होंने उठकर उधर उधर देखा और अपनी सिंझार मेज की दराज में से एक बोतल निकाली। ये जैतून का तेल था। उन्होंने मेरी जानिब देखा और कहा, ऐसा करो, पेंट ऊपर कर लो। और मैंने कहा, ये स्किन टाइट है, ऊपर नहीं हो सकती।
आप ऐसा करें, इसी तरह लगा दें। उन्होंने कहा, लगा तो दूं लेकिन तुम्हारी पेंट खराब हो जाएगी। मैं सोचने लगा, मेरी पेंट कौन सी पैरों तक है जो खराब होगी। अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली और मुझे कुछ ख्याल आया। मैंने कहा, आपके पास कोई ढीला पाजामा है? मैं वो पहन लेता हूँ। उनके चेहरे पर एक परसरर सी मुस्कुराहट दर आई जिसे मैं समझ सकता था। उन्होंने बिना कुछ कहे अलमारी से एक सिया रंग का पाजामा निकालकर मेरी जानिब बढ़ा दिया, जिसके पाइंचे इतने बड़े थे कि पाजामा बआसानी मेरी रानों तक चढ़ सकता था। वो पाजामा मुझे देकर बाहर निकल गई। मैंने लेटे लेटे जीन्स उतारी और फिर कुछ सोचकर अपना अंडरवियर भी उतार दिया और पाजामा पहन लिया। पाजामा वाकई में बेहद आरामदेह था। मैंने उन्हें आवाज़ दी। वो कमरे में दाखिल हुईं और मेरी जानिब देखा। अब हम दोनों समझ चुके थे, लेकिन इस बात से अनजान थे कि शिकार कौन है और शिकारी कौन। वो मेरे पीर के नज़दीक बैठ गईं। उन्होंने मेरा पीर नरमी से पकड़ा और उस पर तेल की मालिश करने लगे। 5 से 10 मिनट की मालिश से मुझे सच में ऐसा लगा जैसे मेरा दर्द था ही नहीं। मेरी आंखें बंद थीं। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ मेरी पिंडलियों पर फेरने शुरू किए, जिससे मुझे हल्का हल्का सरवर सा आना लगा। धीरे धीरे उनके हाथ मेरी पूरी टांग पर दौड़ने लगे। मैंने अपना दूसरा पीर सीधा किया और इस तरह उनकी गोद में रखा कि जब वो अपना हाथ पिंडली से घुटने की तरफ लेकर जाती और आगे को झिकित तो मेरा पीर उनके सीने से टकराता। हम दोनों ही खामोश थे, लेकिन हमारी सांसें अब एक दूसरे से बातें कर रही थीं। इस खामोशी को अचानक मैंने तोड़ा और कहा, अब थक जाएंगी। एकदम वो किसी खुमार से जागन और कहा, तुम्हारा दर्द अब कैसा है? मैंने कहा, पीर में तो कम है, लेकिन अब कहीं और हो रहा है। उन्होंने पाजामे के अंदर मेरी टांग से ऊपर मेरी रान पर हाथ रखा और कहा, यहाँ। मैंने खुमार ज़दा आवाज में कहा, नहीं, जरा और ऊपर। उन्होंने अब हिम्मत दिखाई और सीधा हाथ मेरे जिस्म पर रखा और कहा, यहाँ। मैंने आंखें बंद रखें और कहा, हाँ। उन्होंने अच्छी तरह महसूस करने के बाद लरसती हुई आवाज में कहा, सिकंदर, अपनी आंखें बंद रखना। मेरी आंखें अब बंद थीं और कानों में कपड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मुझ पर अब जुनून पूरी तरह सवार हो चुका था। हम दोनों ही थक चुके थे। उन्होंने मुझे कपड़े पहनाते हुए कहा, आज तो पीर में मोच की वजह से तुम बच गए, फिर कभी बताऊंगी। मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, जी, जरा मोच ठीक हो जाए फिर देखते हैं क्या बताता है। फिर मैडम अनीस ने कहा, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी मंगवा देती हूँ। तुम अपनी बाइक यहाँ ही छोड़ जाओ, मंगवा लेना बाद में किसी से। मैंने कहा, ठीक है। गाड़ी आने के बाद वो मुझे सहारा देकर दरवाजे तक ले गईं और कहा, वैसे तो सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन अच्छा है कुछ देर पीर पर वजन न पड़े। मेरे पीर में दर्द कम था और अब मैं उनकी बगल के सहारे खड़े होकर उनको महसूस कर रहा था। उनकी बगल से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जो पसीने और किसी महंगे कलौन का नतीजा थी। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा दिया। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, एक कार मेरी गाड़ी के पीछे आकर रुकी और इसमें से एक लड़की निकली और खुशी से चलाई, अनीस आंटी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, लेकिन मुझे लड़की नजर नहीं आई। हाँ, जब मेरी गाड़ी आगे बढ़ी तो मुझे बड़े बड़े सूटकेस नजर आए, जो मैम अनीस और वो लड़की घसीट कर अंदर ले जा रहे थे। सूटकेस देखकर मुझे हानि और अपना मिलाप दूर नजर आने लगा। लेकिन अभी क्या खबर, क्या हो, कैसे हो? अगले दिन जब ट्यूशन देने गया तो मालूम हुआ नई आने वाली मेहमान का नाम महरीन है। अमेरिका में अपने वालिदैन के साथ रहती हैं और मैडम अनीस की भांजी है। यहाँ सेमेस्टर ब्रेक पर आई हैं। काफी ज्यादा मॉडर्न हैं और अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू भी फरफर बोलती है। ये सब मुझे हानि ने बताया। मैंने सोचा ये जाने क्यों चली आई, अब मेरा और हानि का रुमान रुक जाएगा। मैडम अनीस के साथ जो अभी सिलसिला शुरू ही हुआ था वो भी रुक जाएगा। हाय हसरत इस लोड़ी पर जो खड़े होने से पहले ही मुरझा गया। खैर, मैंने अपने शहवत अंगेज ख्यालात पर लानत भेजी और हानि को पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी मैं हानि को पढ़ा ही रहा था कि कमरे के दुरू दीवार भीनी भीनी खुशबू से महक उठे। ये बहुत लतीफ सी महक थी। मैंने सर उठाकर देखा तो महरीन कमरे में आ चुकी थी और ये महक इसी के पास से फूट रही थी। महरीन ने मुझसे अलग सलग करने के बाद बाकायदा मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया। इंटरव्यू देने के बाद गुपशप शुरू हो गई। हानि चाय बनाने के लिए उठी तो मैंने तफसीली नज़र महरीन के सरापे पर डाली। महरीन इस वक्त कमरे में मौजूद किताबों के शेल्फ से किताबें देख रही थी। इसकी पुश्त मेरे सामने थी। महरीन का कद मुझसे कदरे छोटा था, पुतली कमर, बाहर को निकले हुए कूल्हे और बड़ी भरी हुई रान।
अभी मैं महरीन को देखकर ये सोच ही रहा था कि महरीन एकदम मुड़ी और मेरी जानिब देखकर कहा, ये किताब इतनी ऊपर रख दी है, मेरा हाथ तो मुश्किल से ही जाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी मुश्किल से ही जाएगा। ये कहता हुआ मैं अपनी जगह से उठा और महरीन को इसकी मतलूबा किताब उतार कर दी, जिसे इसने शुक्रिया के साथ वसूल किया। महरीन की रंगत बादामी सी थी। महरीन ने कमरे में फैली हुई खामोशी को तोड़ते हुए कहा, अब का जायजा मुकम्मल हो गया? मैंने कहा, नहीं, अभी तो बस अंदाजे है। जायजा तो बाकायदा एहतिमाम से होगा। मेरे इस जुमले पर महरीन खिलखिलाकर हंसी और कहा, खासे हाजिर जवाब हैं। ये कहकर वो मेरे सामने ही बैठ गई। मैं कुछ बोलने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि हानी कमरे में चाय ले आई। हमने चाय नोश की और महरीन ये कहकर खड़ी हुई कि मैं खाला के पास जा रही हूँ। फिर जाने इसे जाते जाते किया याद आया कि दरवाजे के पास पहुंचकर रुकी, एक अदा से मुड़ी और कहा, वैसे आपकी कारकर्दगी अच्छी है, मुझे खाला ने बताया था। वो तो ये कहकर ये जा और वो जा। मैं हक्का बका रह गया और सोचने लगा, अब ये क्या कच्चड़ है। सर झटक कर दोबारा से हानी को पढ़ाना शुरू किया। अभी पढ़ाना शुरू ही किया था कि मैडम अनीस कमरे में दाखिल हो गई। मैंने कहा, आज का तो दिन ही खराब है। मैडम अनीस ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, सिकंदर, हम जरा इम्तियाज तक जा रहे हैं। बस बहुत हुआ तो 1 घंटे तक वापस आ जाएंगे। तुम अगर अभी जाना चाहते हो तो चले जाओ, कल देर तक पढ़ा देना। अभी मैं जवाब देने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि हानी ने कहा, अम्मी, मेरा कल अहम टेस्ट है। आप लोग चले जाएं, सर जाएंगे तो मैं लाख लगा लूंगी। और मैडम अनीस ने मेरी तरफ देखा, जहां मैं अपने चेहरे पर जमाने भर की मासूमियत तारी कर चुका था। मैडम अनीस ने कहा, अच्छा ठीक है, हम चलते हैं फिर। हानी उठी और मरकजी दरवाजे को लॉक करके चली आई। घर में फैला था सन्नाटा और यूं महसूस होता था जैसे आज ये सन्नाटा किसी चीख से ही टूटेगा। मन में जैसे लड्डू फूट रहे थे। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और कमरे में दाखिल होती हानी को फौरन गिले लगा लिया। हानी के बालों की खुशबू महसूस करते हुए मैंने इसके सर को उठाया। अब हानी का चेहरा मेरे चेहरे के सामने था। घड़ी की जानिब देखा, हमें प्यार करते 1 घंटा गुजर चुका था। मैं किचन में गया, वहां से पानी लाया और हानी से पूछकर 2 पीनाडोल की गोलियां इसे खुला दे। हानी कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं थी। मैंने कमरे में रोम स्प्रे किया और हानी से कहा, मैं चलता हूं। मैडम अनीस के आने से पहले मुझे निकल जाना चाहिए। हानी ने बना कुछ बोले इस बात में सर हिलाया और मुझे जाने दिया और मेरे पीछे दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं एक अजीब से एहसास के साथ अपने घर की जानिब रवां हो गया। दूसरे दिन स्कूल में अनीला मुझसे कतराई कतराई फिर रही थी। मैंने देखा कि इसके लब सूजे हुए थे। मैंने दिल में सोचा कि ये सब किया धुरा भी इसी का और कितराना भी मुझ ही से। मुझे इंतज़ार था कि ये खुद कब मेरे पास आती है। मैं अपने दोस्त ज़ीशान उर्फ शानी के साथ बातों में मशगूल हो गया। शानी मेरा हमराज, मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त था। बल्कि अगर ये कहा जाए कि अनीला के बाद मेरा सबसे करीबी साथी कोई था तो वो शानी था। अनीला में और शानी हमारा एक तिकोन था, बस अनीला मुझसे ज़्यादा करीब थी। मैंने सोचा कि शानी को कल के मुताल्लिक बताऊं, लेकिन जाने क्यों फिर ख्याल आया कि नहीं, अभी नहीं। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि हमारी नई मिस क्लास में दाखिल हो गई। सब ने खड़े होकर उन्हें सलाम किया। मिस ने क्लास में दाखिल होते ही बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया और हम इस लिखे को अपनी अपनी कॉपी पर उतारने लगे। आज मिस ने गाउन नहीं पहना था। अनीला की मेहरबानी के एक औरत का बदन किया होता है, इससे मैं वाकिफ हो चुका था और मेरी नज़र अब चीज़ें समझने लगी थी। कल के बाद से बहुत कुछ बदल गया था। नई मिस का नाम साहिरा था। साहिरा का कद 5.5 फुट से निकलता हुआ था। इस खूबसूरत कामत को मज़ीद दिलकश बनाने के लिए खमदार पुतली और लंबी कमर। जैसे ही फुर्सत के लम्हात आए, अनीला तीर की मानिंद मेरी जानिब आई और शानी को कहा, तुम जरा किट लो, मुझे सिकंदर से कुछ बात करनी है। शानी बुरे बुरे मुंह बनाता हुआ उठ खड़ा हुआ और चला गया। अनीला ने पहले तो शिकायती अंदाज में मेरी जानिब देखा और कहा, जंगली ऊ। मैंने कहा, अब क्या कर दिया मैंने? अनीला ने कहा, मेरे होंठ देखो सूज गए हैं। ऐसे भी कोई करता है भला? मैंने कहा, हमला आवर अब थी। अनीला ने अपनी आंखें पिटपटा कर मुझे देखा और एक गहरी सांस मुझ पर छोड़ते हुए कहा, सिकंदर, ये जो मिस साहिरा है। इतना कहकर वो रुक सी गई। फिर कहने लगी, वो सारा वक्त चोरी चोरी तुम्हें घूरती रही हैं और उनकी नज़रों में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ है। मैं अभी बता नहीं सकती, लेकिन कुछ ज़रूर अजीब होगा। मैंने अनीला की बात को हंसी में उड़ाकर कहा,
तुमसे ज्यादा कौन अजीब हो सकता है जब ही तुमको सब ही अजीब लगते हैं। फिर हम दोनों कचौरी खाने चले गए जहां शानी मुंह फुलाए खड़ा था, जिसका खमियाजा अनिला को अदा करना पड़ा कचौरी के पैसे देकर। स्कूल खत्म होने के बाद मैं घर चला आया। नहा धोकर खाना खाकर अभी लेटा ही था कि छोटा भाई फिर नाजिल हो गया और कहा, फितना का फोन है। छोटे भाई ने अनिला का नाम फितना रखा हुआ था। जब वो गुस्से में होता था तो अनिला को अनिला आपी के बजाय फितना कहकर बुलाता था। मैं फोन की जानिब बढ़ा और रिसीवर उठाया। अनिला ने मेरी आवाज़ सुनकर तरनित कहा, अगर 10 मिनट में आ सकते हो तो हमारे पास 1 घंटा होगा। मैं तुम्हें कुछ दुखाना चाहती हूँ। अनिला के ये अल्फाज सुनकर जाने क्यों नीचे हल्की सी हलचल हुई और मैं फटाफट साइकिल उठाकर अनिला की तरफ भाग खड़ा हुआ। अनिला के घर पहुंचने पर मालूम हुआ कि घर पर कोई भी मौजूद नहीं। अनिला मुझे लेकर पहले फ्लोर पर गई जहां एक बड़ा सा कमरा था। ये अनिला के बड़े भाई का था जो यूनिवर्सिटी में थे। कमरे में एक बड़ी मसहरी और सामने बड़ा सा टीवी एक लुकट्री की ट्राली पर रखा था। नीचे एक फिलिप्स का जदीद सा वीसीआर भी था। मैं अनिला की शक्ल देख रहा था कि ये मुझे यहाँ क्यों लाई है। अनिला ने मेरे चेहरे पर फैले सवाल महसूस कर लिए और एक परसरर सी मुस्कुराहट में ट्राली की जानिब इशारा किया और कहा, ये क्या है? मैंने कहा, टीवी है और वीसीआर है। अनिला ने सर पर हाथ मारा। मैं कुछ और समझा और फौरन कहा, जेवीसी का टीवी है और फिलिप्स का वीसीआर है। क्या नया लिया है? अपनी दानिस्त में मैंने सही सरा पकड़ा था। अनिला ने फिर सर पर हाथ मारा और ट्राली की समत बढ़ी। वहां से इसने एक वीडियो कैसेट उठाई जिस पर कोई भी स्टिकर नहीं लगा था। अनिला ने कहा, देखो मुझे क्या मिला। मैं अब कुछ समझ गया था। मैं सवालिया नजरों से अनिला की जानिब जवाब का मुंतजिर था। अनिला ने मेरी आंखों में देखकर कहा, बताने की नहीं देखने की चीज है। ये कहकर इसने टीवी ऑन किया और कैसेट वीसीआर में लगा दी। हम दोनों मसहरी पर टांगे लटका कर बैठ गए। स्क्रीन पर अभी कुछ भी नहीं था। कैसेट रिवर्स हो रही थी। फिर एक ठक की आवाज आई जिससे मालूम हुआ कि कैसेट रिवर्स हो चुकी है। अब अनिला ने प्ले का बटन दबा दिया और स्क्रीन पर एक चेहरा नमूदार हुआ जो किसी अंग्रेज लड़की का था और फोन पर किसी से बात कर रही थी। मेरा हल्क खुश्क होना शुरू हो चुका था। अनिला ये फिल्म शायद पहले देख चुकी थी। स्क्रीन पर अब लड़की फोन पर बात खत्म कर चुकी थी और एक लंबे कद का अंग्रेज इसके कमरे में था। थोड़ी देर बाद ही हमारे कमरे में हमारी आवाजें गूंज रही थीं जो टीवी से बुलंद हो रही थीं। बहुत ज़ब्त से पूरा सीन जो कोई 20 मिनट तवील था देखा। फिर मेरी बस हो गई। उधर अनिला की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ न थी। अनिला उठी और उसने टीवी बंद कर दिया। अनिला ने कहा, मेरा बदन तप रहा है, क्या मुझे बुखार हो गया है? मैंने कहा, अनिला तुम हो ही जंगली। कल मेरे साथ जो जंगली पिन किया था ना, ये इसका नतीजा है। मैं हक्का बक्का अनिला की शक्ल देखता रहा। अनिला ने मेरी जानिब एक बार देखा और फिर कहा, चलो मेरे कमरे में चलते हैं। ये कहकर इसने अपने भाई के कमरे को फिर से अपनी पहले वाली हालत में किया। फिर हम नीचे चले गए। अनिला के बिस्तर पर बैठकर मैंने कहा, घर वाले कब तक आएंगे? अनिला ने कहा, उन्हें बहुत वक्त लगेगा। तुम कितना रुक सकते हो? मैंने जवाब दिया, बस आधा घंटा। इसके बाद अबू और अम्मी से पिटाई लाजमी होगी। अनिला ने मेरी जानिब देखा और कहा, आज मुझसे जो जंगली पिन करोगे इसकी सजा के तौर पर पिट लेना। ये कहकर अनिला कमरे के एक कोने पर बने गुस्ल खाने में घुस गई। मैं कमरे में काफी देर बैठा रहा। फिर अनिला गुस्ल खाने से बाहर निकली। ऐसा लगा जैसे वो बदन पर पानी डालकर आई हो, क्योंकि इसके बाल गीले और कपड़े बदन से चिपक रहे थे। इसने मुझे देखा और कहा, जाओ तुम भी जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। ओ मैंने कहा, मैं फ्रेश हूं। इसने इसरार किया कि ओ जाओ ना। बहुत बाद में एहसास हुआ कि अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका जिस्म साफ हो, आपके मुंह से बदबू ना आए। इससे एक खुशगवार एहसास होता है। मैं गुस्ल खाने में दाखिल हुआ और बस जल्दी जल्दी पानी अपने ऊपर बहाकर बाहर आ गया। मैंने देखा कमरे की लाइट बंद थी। कमरे में रोशनी न होने के बराबर थी। मसहरी पर अनिला एक चादर ओढ़े लेटी थी। इसने लरसती हुई आवाज में कहा, सिकंदर मेरे पास आ जाओ और खबरदार गीले कपड़ों में मत आना, मुझे उलझन होती है। मैं खफीफ सा इशारा समझ गया और खामोशी से मसहरी पर लेट गया। मेरे बराबर में अनिला लेटी हुई थी। कच्ची चढ़ती जवानी का कुनवारा बदन मेरे सामने था। अनिला मेरी आंखों में देख रही थी। इसने बना कुछ बोले मुझे अपनी आगोश में खींच लिया।
और एक बार फिर अनिला के साथ एक खूबसूरत टाइम गुजारा।